नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 साइंस के हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का जो लेक्चर है शुरू करने वाले हैं। ये आज हमारा पार्ट 1 होने वाला है। ओके, हाँ आदित्य कुछ पूछ रहे थे मेरे से। हाँ, 7 चैप्टर ही है हमारा। आज हम लोग 7 चैप्टर शुरू खत्म करने वाले हैं नाउ। तो शुरुआत में क्या होता है? Reproduction is a biological process. Reproduction is a biological process by which living organisms give rise to young ones similar to themselves. Although reproduction is not essential process to stay alive, unlike the other processes such as nutrition, respiration, etc. But reproduction is essential for what? क्यों हमें reproduce करना होता है? What if an organism does not reproduce? एक certain organism तुम्हारा reproduce नहीं करता है तो क्या होगा? What will happen? Exactly, he will go extinct, है ना? हाँ, वो जो organism है तुम्हारा, वो बिल्कुल तुम्हारा extinction की कगार पे आ जाएगा। ठीक है? और दूसरा क्या है? हाँ, so continuation of life on earth, addition of new species. जब हमारा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, समथिंग मैजिकल हैपेंस। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो नया जनरेशन बनता है, उनके अंदर थोड़ा बहुत म्यूटेशन आता है। ठीक है, म्यूटेशन मीन्स व्हाट? वो जो प्रजाति है थोड़ी बहुत, उसके अंदर जो जेनेटिक जो है वो धीरे 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 चेंज होने लगता है। वी ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एप्स बोला जाता है ना, बंदरों से हम लोग हमारा एवोल्यूशन हम लोग देख सकते हैं। धीरे 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 जेनेटिक्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे थे। एवरी सिंगल टाइम द ह्यूमन दैट एनिमल रिप्रोड्यूस्ड, आवर एंसेस्टर्स रिप्रोड्यूस्ड, धीरे 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 करके हमारा हमारा जो ब्रेन का जो म्यूटेशन है वो चेंज हुआ, हमारी मेमोरी पावर है वो चेंज हुई, हमारा थिंकिंग एबिलिटी है वो चेंज हुआ, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग रीजंस हम लोगों ने डेवलप किए, लैंग्वेज मॉड्यूल्स डेवलप किए हम लोगों ने, सो दैट वी कुड कम्युनिकेट विद अदर्स मोर एफिशिएंटली, है ना? 4 पैरों में चलने की जगह 2 पैरों में चलना शुरू किया। पूंछ की जरूरत नहीं थी तो पूंछ हटा दिया। ठीक है, 4 पैरों में गोरिल्ला को चलते हुए देखो। हाँ, गोरिल्ला उसका हाथ यूज करता है। ठीक है, वो ढंग से चल नहीं पाता, उसको चारों के चारों पैर चाहिए होते हैं, है ना? सो हाँ, वो बाकी एनिमल्स के जैसे ही चलते हैं, मगर वो 2 पैरों में भी चल सकते हैं। ठीक है, लाइक फॉर अ शॉर्ट वाइल दे कैन, मगर भागना होता है, इफ दे वांट टू रियली अटैक और क्या बोलते हैं रन रियली फास्ट, दे यूज देयर 4 लेग्स। हम लोगों ने 2 पैरों में ही चल, हाँ मगर इट्स नॉट, वो हम लोग काउंट ही नहीं करते। लाइक अगर भागना होता है तो वो 4 पैरों में ही भागेंगे। ठीक है, सो नाउ रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है। देर इज, अगर रिप्रोडक्शन खत्म हो जाए, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ अ वायरस कल आता है और वो हम सब का एक या फिर एक पर्टिकुलर स्पीशीज का जो गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उनको अफेक्ट कर देता है, दैट इज कभी स्पर्म और एग्स तुम्हारे प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा? यू विल बिकम इनफर्टाइल, दैट इज यू विल बी, अगर तुम मर गए दैट्स इट, तुम्हारा कोई और जनरेशन पैदा ही नहीं होगा। बहुत सारे तुम्हारे मूवीज में और टीवी शोज में ये एक साइंटिफिक तो तुम्हारा साईफाई ये कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे बेसिकली रिप्रोडक्शन नॉट नेचुरल तरीके से पॉसिबल नहीं होता है ना? दैट इज यू आर एक्सटिंक्ट, यू आर गोइंग एक्सटिंक्ट। समझ में आ गया? एक बंदा होता है जो जो अभी भी क्या बोलते हैं म्यूटेशन से बचा हुआ होता है, तो बहुत सारे तुम्हारे टीवी शोज निकल के आए हैं नाउ। Transfer and adapt and variations from one generation to other. Transfer of adaptations and variations from one generation to another. हमारा क्या हो रहा है? हम भी धीरे 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 करके हमारे अलग अलग तरह के जो स्किल्स होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो जेनेटिक ट्रेट हो गया, लाइक एवरी सिंगल टाइम हमारी जो बॉडी होती है वो रिप्रोड्यूस करती है, तो क्या होता है? कुछ ना कुछ जो ट्रेट्स होते हैं, बैड जीन्स होते हैं, लाइक सम पीपल आर born with diabetes, some people are born with bad eyesight, some people are born with high cholesterol, some people are born with genetic diseases, है ना? तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है? ये सारी की सारी चीजें दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। थोड़े बच्चों को इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, अगर पेरेंट्स तुम्हारे बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं तो वो इंटेलिजेंस का जीन तुम्हारे पास चले जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स अगर बहुत ज्यादा लंबे होते हैं,
दैट इज ऑल्सो अ ट्रेट। हाइट तुम्हारा ट्रांसफर होता है, तुम्हारा मस्कुलर ये तुम्हारा ये ट्रांसफर होता है, अ लॉट ऑफ ट्रेट्स गेट ट्रांसफर। सो तुम्हारे ट्रेट्स जो तुम्हारे बनते हैं वो ट्रांसफर करने के लिए भी काम आते हैं तुम्हारे रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? Different organisms look similar to each other due to their similar body features. हम सबके बॉडी फीचर्स अप्रोक्सीमेटली सेम है। लड़कों के अगर सारे के सारे बॉडी फीचर्स देख लिए जाए, हाँ, दो कान, दो आंखें, हाँ, एक नाक, और क्या बोलते हैं, एक माउथ, दो हाथ, दो पैर होते हैं हर एक ह्यूमंस के अंदर। मगर अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करें तो हमें क्या पता चलेगा? ऑल ऑफ अस हैव डिफरेंट फेशियल फीचर्स, बॉडीली फीचर्स, है ना? हाँ, हेयर अलग है, फिंगरप्रिंट्स अलग अलग है ना? बॉडी टाइप अलग अलग है, थोड़ों का मसल डेफिनेशन होता है, थोड़े लोग पतले होते हैं, थोड़े लोग लंबे होते हैं, थोड़े लोग छोटे होते हैं। ठीक है, सो ये सारे के सारे तुम्हारे फिजिकल ट्रेट्स धीरे धीरे करके अलग हो जाते हैं। ठीक है, दिस एंश्योर्स दैट ऑल ऑफ देम पोजेस द सिमिलर ब्लूप्रिंट। हम सबका ह्यूमंस के अंदर जब जो भी रिप्रोड्यूस करेगा, हमारा ब्लूप्रिंट सेम ही रहेगा। लाइक जो फिजिकल फीचर्स होने चाहिए, ठीक है, एक सर होना चाहिए, दो हाथ होने चाहिए, दो पैर होने चाहिए, दो आंखें होनी चाहिए, दो कान होने चाहिए, ये सारा का सारा तुम्हारा पास ऑन करते रहेगा। ठीक है, द इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लूप्रिंट इज स्टोर्ड इन अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस के अंदर तुम्हारा स्टोर होता है इनसाइड द डीएनए। हाँ बोलो। हाँ, म्यूटेशन, इट इज म्यूटेशन, बर्थ डिफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, जो तुम्हारा जो बॉडी है, माँ के वूम्ब के अंदर क्या हो रहा था? माँ के वूम्ब के अंदर तुम्हारा जैसे ही तुम्हारे जो जाइगोट से गैमीट बन रहा था, ठीक है, जाइगोट इज अ सिंगल सेल, उसके बाद तुम्हारा वो जाइगोट से एम्ब्रियो बन के एम्ब्रियो से बेबी बन रहा था, वो कंटिन्यूअसली तुम्हारे सेल्स डेवलप हो रहे थे। मगर सेल्स डेवलप होने की जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ गई, एरर आ गया। एरर आने के कारण क्या हो गया? एक जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, जिसके कारण हाथ नहीं है थोड़े लोगों के, पैदा होते वक्त ही हाथ नहीं होते। ठीक है, हाँ, थोड़े थोड़े लोगों के दो दो सर होते हैं, है ना? लाइक ट्विंस बन रहे थे, मगर ट्विंस की बॉडी कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो पाई। अगेन अ जेनेटिक म्यूटेशन, दो सर होते हैं, दो लोग चिपके होते हैं, कंजेनिटल ट्विंस, जहां पे दो लोग चिपके होते हैं, पूरा का पूरा डिवीजन नहीं हो पाता। ठीक है, सो the information about the blueprint is stored in a sequence of nucleotides in the DNA, deoxyribonucleic acid contained in the nucleus of a cell. During reproduction, this DNA is copied and transmitted to the next generation. यही DNA तुम्हारा बार 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 कॉपी होके तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन को देता है। हमारी बॉडी हर एक दिन मिलियंस ऑफ सेल मर जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो पुराने सेल्स जो तुम्हारे डिवाइड होकर जो नए सेल्स बनते हैं, उसमें भी हमारा सेम जेनेटिक मटेरियल जो है स्टोर होते रहता है। तभी तो नए सेल्स को पता चलेगा कि काम क्या करना है। पुराना सेल से इंफॉर्मेशन नए सेल के पास जाता है, और नए सेल को पता चलता है कि उसे करना क्या है, व्हाट इज दैट इट हैज टू डू। समझ में आ गया? अगला, the DNA also contains information for making proteins. If any change in the information occurs during different proteins will be made. Okay, as a result, an altered body design will be formed. ठीक है, so DNA कॉपी होते वक्त कभी भी अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, ठीक है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो जो जो ऑर्गेनिज्म जो पैदा होता है, उसके पास थोड़े डिफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी आदित्य ने बोला, हाथ ना होना, पैर ना होना, ठीक है, हाँ, ब्लाइंड होना, बात ना कर पाना, डेफ होना, ऑल ऑफ दीज आर जेनेटिक डिफेक्ट्स। ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब तुम्हारा वो बच्चा माँ के वूम में पैदा हो रहा था, कुड बी अ लॉट ऑफ सिनेरियोस, स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, हाँ, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, लॉट ऑफ थिंग्स कुड हैपन, लक लक भी होता है, ठीक है, इट्स लक। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोग पैदा होते हैं, पर सम आर बॉर्न विद डिफेक्ट्स। हर कोई तो डिफेक्ट के साथ बॉर्न नहीं होता है। हाँ, मेजॉरिटी आर बॉर्न नॉर्मल। थोड़े लोग होते हैं जो क्या होता है, हाँ, उनके थोड़े बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, नाउ, हाँ बोलो। कॉपी करते वक्त एरर हो जाता है।
कॉपी करते हो तुम, अगर क्या बोलते हैं एग्जाम में, आदित्य बातें मत कॉपी, अगर तुम एग्जाम में कभी कभी कॉपी करते हो अपने स्टूडेंट का जो पेपर को देख के कॉपी करते हो यूजलेस इडियट की तरह, तो क्या होता है, कभी कभी तुम सही लिखते हो, कभी कभी गलत लिखते हो, एक 2 तुम्हें 3 दिखता है ना, उसकी हैंडराइटिंग तुम्हें समझ में नहीं आती, मगर तुम बस लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, बिना कुछ सोचे समझे लिखते जा रहे हो, तो क्या होता है, हम्म गलतियां हो जाती है। डीएनए भी कॉपी करते हो कभी कभी गलती कर सकता है, यस ऑफ कोर्स गलती कर सकता है, ठीक है। So, therefore, formation of DNA copy as the basis event is the process of reproduction. ठीक है, डीएनए तुम्हारा अगर कॉपी होता है, जब भी तुम्हारा एक व्हाट यू से, जब भी तुम्हारा एक सेल स्प्लिट हो रहा होता है, ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज तुम्हारा जो डीएनए है इट स्लोली गेट्स कॉपीड। मैं उसका भी तुम लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। चलो, इंट्रोडक्शन टू वेरिएशन, सबसे पहली चीज है वेरिएशन होती क्या है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस सेल्स बिल्ड अप कॉपीज ऑफ देयर डीएनए, दिस डीएनए कॉपीइंग इज अकम्पनीड बाय क्रिएटिंग एन एडिशनल सेल्यूलर apparatus, ठीक है। सो क्या होता है यहाँ पे, this DNA copying is accompanied by creation of additional cellular apparatus. It always causes some or the other type of variation in newly formed cells, कुछ ना कुछ वेरिएशन होते रहता है, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ, कोई इतना ज्यादा मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड होता है तुम्हारे पास, उस सभी को तुम्हारा एक बायोलॉजिकल मैटर जो है वो कॉपी कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू कॉपी एग्जैक्टली जो हो रहा है उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी एरर्स फॉर्म होंगे ही होंगे, ठीक है। इट ऑलवेज कॉजेस सम और द अदर टाइप ऑफ वेरिएशन इन न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, ठीक है। नाउ दिस ब्रिंग्स differences found in the morphological and the physiological features of an organism, अंदरूनी और बाहरूनी जो बाहर की जो तुम्हारे वेरिएशंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है, यही इसी के कारण होता है, ठीक है, कॉपिंग में थोड़े बहुत एरर्स आने के कारण। नाउ डीए सिंस नो बायोलॉजिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल, डीएनए कॉपीज जनरेट आर सिमिलर बट नॉट बायोलॉजिकली आइडेंटिकल, हर एक सेल सिमिलर तरीके का होगा मगर एग्जैक्ट कॉपी होना जरूरी नहीं होता है, एंड दिस इज अ बून आल्सो फॉर अस, दिस इज अ बून आल्सो फॉर अस। तुम लोगों ने डार्विन के इसमें देखा होगा कि क्या होता है, कभी कभी म्यूटेशंस हो जाते हैं, है ना, एक 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 गार्डन में तुम्हारे पास ऐसे अगर रेड बीटल्स है, ठीक है, इफ यू हैव रेड बीटल्स इन अ गार्डन, एक प्लांट के ऊपर रेड बीटल्स है, रेड कलर तो बहुत ज्यादा ब्राइट होता है ना, रेड कलर बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, और जो इंसेक्ट्स, जो बड़े बड़े इंसेक्ट्स हैं या फिर तुम्हारे बर्ड्स हैं, वो इनको आसानी से टारगेट कर सकते हैं, टारगेट करके इनको खा सकते हैं, जिसके कारण इनकी पॉपुलेशन में कमी आ सकती है। सो कभी कभी क्या होता है, तुम्हारा ये जो एक एक जो रेड तुम्हारा लेडी बर्ड है ना, हाँ, ये जो लेडी बग, वो क्या करता है, जब वो रिप्रोड्यूस करता है उसके सेल में एक छोटा सा वेरिएशन आ जाता है, जहां पे वो क्या वो बन जाता है, हरा बन जाता है, उसकी कलर चेंज हो जाती है, इट बिकम्स ग्रीन इन कलर, जिसके कारण क्या होता है, ये ग्रीन कलर वाला जो लेडी बग है वो अपना जो ये ग्रीन कलर का एट्रीब्यूट है द नेक्स्ट जनरेशन को देते रहेगा, इसके कारण क्या होगा, उस पौधे में, उस पौधे के अंदर सभी के सभी रेड लेडी बर्ड्स तुम्हारे क्या करेंगे, मर जाएंगे, लेडी बग तुम्हारे मर जाएंगे, है ना, जो हरे हैं वो बच जाएंगे। तो क्या हुआ, नेचर के अंदर वेरिएशन हुआ, ठीक है, लेडी बग के नेचर के अंदर तुम्हारा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, और ये वेरिएशन क्या कर रहा है, ये वेरिएशन एक इंसेक्ट की प्रजाति को सरवाइव करने में मदद कर रहा है, ठीक है। हाँ, तुम्हारा ये बहुत सारे वेरिएशन के कारण ही होते हैं। हाँ, जैसे देखो वो हरा रंग का जो लेडी बग है वो दूर से देखने में दिखाई नहीं देगा, पूरा का पूरा हरा पौधा है, हरे पौधे के ऊपर हरा लेडी बग देखना बहुत मुश्किल होता है ना, लाल तो ऊपर से दिख जाएगा। हाँ, तुम्हारे जो बर्ड्स होते हैं उनकी आईसाइट तो बहुत अच्छी होती है, वो दूर से आ जाएंगे, देख के क्या बोलते हैं पूरा का पूरा जो जनरेशन है उसी को एक्सटेंड कर देंगे। बायो में एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, जो बंदा हर तरह के ऑड्स को सर्वाइव कर सकता है वही क्या करेगा, अपने
जनरेशन को कंटिन्यू करके आगे बढ़ेगा। जो वीक होता है वो मर जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, एंड इट इज जस्ट नेचर्स वे। ठीक है, तुम्हारा जो रेड कलर का जो लेडी बग था वो अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाया, जिसके कारण वो पूरा का पूरा मर गया। हाँ, अरे लेडी बग्स आर स्मॉल इंसेक्ट्स। ठीक है, रेड कलर के इंसेक्ट्स होते हैं, ये देखो, दे आर रेड कलर्ड इंसेक्ट्स। देखो, ये देखो यहाँ पे, सो दिस इज द इमेज ऑफ ए लेडी बग। ठीक है, ये लाल रंग का है। कभी कभी क्या होता है, ये इंसेक्ट अपने आप को वेरी करा के क्या बना देगा, हरा कर देगा। ठीक है, तो लाल वाले मर जाएंगे, हरे वाले बच जाएंगे। ये डार्विन का जो अगला जो चैप्टर है, हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन, इसमें हम लोग थोड़ा और डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो एक सेकेंड रुको। देखो, दो स्ट्रैंड है तुम्हारे पास, डबल हेलिक्स बोला जाता है डीएनए को। हम्म। 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 ये सब कुछ तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। डीएनए रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, देखो, ये एक डिवाइस है जो तुम्हारे अनजिप करते 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 पूरा का पूरा अनजिप करने से वो रीड कर रहा है, धीरे 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 रीड करते जा रहा है कि तुम्हारे डीएनए के अंदर लिखा क्या गया है, व्हाट इज रिटन इन योर डीएनए। वो पढ़ रहा है, धीरे धीरे करके वो सीख रहा है। ठीक है, फिर देखो क्या हो रहा है। हाँ, हाँ, डीएनए को सेपरेट होता हुआ देख रहा है तुम्हारा। ठीक है, अभी वाईफाई, ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास आगे क्या है, इसका वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, द variation allows organisms to हाँ, the variation allows the organism to exist in diverse habitats or niches. ठीक है, in the absence of variation a species may be restricted to a particular area. ठीक है, अगर हमारा जो स्पीशीज है अगर वेरिएशन नहीं कर पा रहा है तो क्या हो जाएगा, हम लोग यूजुअली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वी विल बिकम एक्सटिंक्ट। जब हमारा एक ऑर्गेनिज्म है धीरे 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 अपने आप को इवॉल्व करने लगता है, तो क्या देखने को मिलता है, आफ्टर ईच एवोल्यूशन हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमने कोई कुछ नए नए ट्रेड्स हम लोगों ने एक्टिवेट किए हुए हैं। ठीक है, सम पीपल हैव सुपर इंटेलिजेंस, है ना, सडन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस होता है, बहुत ज्यादा तुम्हारा सोशल, तुम्हारा क्या बोलते हैं जो इमोशनल कोशेंट होता है, या तुम्हारा क्या बोलते हैं एनालिटिकल कोशेंट होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दे बिकम रियली रियली इमोशनली स्मार्ट, रियली रियली तुम्हारा फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ऐसे तुम्हारे अलग अलग ट्रेट्स निकल के आते हैं। सो वेरिएशन क्या करता है, इट क्रिएट्स एक्सीडेंट्स दैट आर नेसेसरी। ठीक है, सम नेसेसरी एक्सीडेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, जिसके कारण क्या होता है, तुम्हारे ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इन द फ्यूचर। ठीक है, द वेरिएशंस अलाउ ऑर्गेनिजम्स टू एग्जिस्ट इन डाइवर्स हैबिटेट और नीशेस। ठीक है, थोड़े ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू लिव इन द वोल्केनोस। वोल्केनो के अंदर लावा के ऊपर इतने टॉक्सिक फ्यूम्स और हाई टेम्परेचर में वो लोग आराम से ले रह सकते हैं। सम कैन सर्वाइव इन द डेप्थ्स ऑफ द ओशन, जहां पे बिल्कुल कोई लाइट नहीं होती, हाई प्रेशर में कैसे जी पा रहे हैं वो लोग, बिकॉज सम वेरिएशन दैट हैपेंड इन द होल ऑर्गेनिजम्स हिस्ट्री में, बहुत सारे वेरिएशंस हुए होंगे जिसके कारण क्या हुआ, हाँ, तुम्हारा धीरे धीरे करके जो ऑर्गेनिज्म है इवॉल्व हुआ। सोच के देखो, अगर एक जो जो पहला जो फिश है, हाँ, अपना सर हिलाता हुआ अगर पानी से बाहर नहीं निकलता, तो हम लोग अभी भी क्या होते हैं, वी वुड हैव बीन
वाटर बाउंड, है ना, धीरे 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 बाहर निकला, सांस लेना शुरू किया, ठीक है, स्ट्रगल किया, सरवाइव किया, धीरे धीरे करके ऑक्सीजन फ्रॉम द सरफेस लेना शुरू किया, जिसके कारण क्या हुआ, द ऑर्गेनिजम्स फाइनली स्टार्टेड लिविंग ऑन द लैंड, जमीन पे भी वो लोग क्या करने लग गए, जीने लग गए, ठीक है। इट वाज अ ह्यूज स्टेप, पर ना लाइफ बिगैन इन द ओशंस, ओशंस में ही तुम्हारा लाइफ बिगैन हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके लाइफ जो है तुम्हारा लैंड की तरफ आया था, ठीक है। अगेन एवोल्यूशन के कारण ही हुआ था, हाँ, दे लॉस्ट देयर टेल, ठीक है, जो फिन्स है वो चले गए, जो गिल्स उनके पास होते हैं वो चले गए, हाँ, और उनका गिल्स जो है किस पे ट्रांसफर होने लगा, इट गॉट ट्रांसफर्ड इनटू लंग्स, लंग्स में ट्रांसफर होने लगा। सो एक एवोल्यूशनरी चांस मिल गया उन लोगों को, जो जो छोटे छोटे तुम्हारे प्रे थे, जो ओशन के अंदर बिल्कुल डरे डरे से रहते थे, वो क्या किए, बाहर निकल के आए, सो दैट दे कुड सर्वाइव। बट a variation occurs in few individuals of those population that would be a chance of survival of some individuals। कभी कभी वेरिएशन क्या करता है, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को मार देता है। कभी कभी क्या होता है, वेरिएशन क्या करता है, वेरिएशन तुम्हारा बचा सकता है। कोविड का ही एग्जांपल ले लेते हैं, कोविड का एक ही वायरस जो था, कितने सारे लोगों को अफेक्ट किया था, थोड़े सारे लोगों को क्या हो रहा था, वो कोविड का जो वायरस है, इट वाज जस्ट एन अनदर ट्यूसडे फॉर देम, हाँ, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। मगर थोड़े जो लोग थे, उन्होंने अपने आप को ऐसे म्यूटेट कर रखा था, उनकी बॉडी ऐसे म्यूटेटेड थी, दैट इज उनके ऊपर एक जस्ट एक फीवर की तरह आया और फीवर की तरह चला गया। कितने सारे लोगों को मार के लेके गया वो कोविड, है ना, बहुत बहुत सारे लोग बच गए। सो अगर वेरिएशन नहीं होता है ऑर्गेनिज्म में, तो पूरा का पूरा ह्यूमन पॉपुलेशन ही खत्म हो चुका होता। हम्म, तुम्हारा जब वायरस आया था और उसके बाद जो वैक्सीन प्रोड्यूस हुआ था, उसके बीच में एटलीस्ट 1.5 years का फर्क था ना, हाँ, सो लॉट ऑफ पीपल गॉट कोविड, दे डाइड, बट मेजॉरिटी ऑफ देम सर्वाइव्ड। ये भी वेरिएशन के कारण ही होता है तुम्हारा, ठीक है। सो इट गिव्स अस अ चांस फॉर सर्वाइवल, एक सर्वाइवल का एक चांस उनको देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, most of the bacteria would die, but the variation which are resistant to heat would survive and grow। जो बैक्टीरिया तुम्हारे हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, वो जिंदा बचेंगे। जो लोग अडेप्ट नहीं हो पाएंगे टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, वो मर जाएंगे। जो ग्लोबल वार्मिंग होने वाली है, वो पूरे की पूरे ओशंस को बहुत तेजी से गर्म कर रही है, और बहुत तेजी से गर्म करने के कारण क्या हो रहा है, द ऑर्गेनिजम्स which won't be able to accommodate, which won't be able to basically grow in pace with the environment, मर जाएंगे वो लोग, ठीक है, they would become extinct, ठीक है। नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकल के आता है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, हमने हमारा जो मेजर रिप्रोडक्शन है, वो दो भागों में बटा हुआ है। वन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, हाँ, 8th क्लास का टॉपिक है। आर डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? हाँ, गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो, मगर और क्या हो सकता है, अनुष्का? एग्जैक्टली exactly, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है इन द होल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और जब दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। नाउ इट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्विंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्स सेल्स या फिर हमारे गैमीट्स, ठीक है। सो ह्यूमंस में सेक्स सेल्स क्या होते हैं हमारे, स्पर्म और ओवम, है ना, स्पर्म और तुम्हारे एग्स, ठीक है। नाउ दिस प्रोसेस इज वेरी कॉमन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। जो तुम्हारे लेस कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर हम लोगों को ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उनका जो डीएनए स्ट्रक्चर है, उनका जो पूरा का पूरा सेल्युलर स्ट्रक्चर होता है, इट इज वेरी इजी टू रेप्लिकेट, ठीक है, उतना ज्यादा कन्वोल्यूटेड और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है।
इसके कारण क्या होता है, एक सिंगल सेल ही तुम्हारा डिवाइड करके मल्टीपल सेल्स बना सकता है। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा के अंदर हमारा 8th क्लास का टॉपिक है, बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन कैसे होता है तुम्हारा, अनुष्का व्हाट इज बाइनरी फिजन? टू डॉटर सेल्स, एक सेल तुम्हारा दो डॉटर सेल्स बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है टू, फिजन का मतलब होता है सेपरेशन, सेपरेटिंग इनटू टू, दैट इज व्हाट बाइनरी फिजन मींस। ठीक है, सेपरेटिंग वन सेल इनटू टू डिफरेंट सेल्स इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। नाउ बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर क्या होता है, हाइड्रा की बॉडी के अंदर एक छोटा सा नोड्यूल निकल के आता है। ठीक है, वो नोड्यूल तुम्हारा धीरे 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 डेवलप होके एक 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 ऑफस्प्रिंग बन जाता है तुम्हारा, और वो तुम्हारा मेन हाइड्रा के बॉडी से डिटैच हो जाता है। और ये डिटैच जो हाइड्रा है तुम्हारा, वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स द न्यू डॉटर सेल। ठीक है, नाउ इन सब की खासियत क्या होती है, हम ऐसे बहुत सारे अलग अलग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में समझने वाले हैं, मगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खासियत क्या होती है? हाँ, एक ह्यूमन बॉडी को रिप्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लगता है? हाँ, आफ्टर द तुम्हारा फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द एग, 9 महीने लगते हैं। ठीक है, द इंक्यूबेशन पीरियड जिसको बोला जाता है। ठीक है, माँ के वूम के अंदर रफली हमें 9 महीने रहना पड़ता है, सो दैट हम लोग पैदा हो सके। ठीक है, मगर हमारे जो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वहां पे तो विद इन सेकेंड्स तुम्हारा बाइनरी फिजन होके क्या हो जाता है, सेल तुम्हारे मल्टीपल मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये फास्ट होता है, दिस इज अ फास्ट प्रोसेस। यहाँ पे डिविजन ऑफ द पेरेंट सेल इनटू द डॉटर सेल्स रियली रियली फास्ट। ठीक है, सेल्स डिविजन टेक्स प्लेस आइदर मोनो माइटोटिकली और एमाइटोटिकली। ठीक है, माइटोटिकली मतलब क्या होता है, माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस होते हैं तुम्हारे पास। सो माइटोटिकली तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होता है। सो माइटोटिकली इसका मतलब क्या होगा, कितने सेल्स प्रोड्यूस होंगे तुम्हारे पास? माइटोसिस और मियोसिस के बीच में फर्क क्या होता है? एक सेकंड रुको, हाँ बोलो अनुष्का। और क्या होता है, ये तो बेसिक है, इसमें एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो क्या होती है? हाँ, एज द मदर पेरेंट सेल, पेरेंट सेल और डॉटर सेल के बीच में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वेर एज मियोसिस के अंदर क्या होता है, डॉटर सेल्स के पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये दिस इज डिजाइंड अकॉर्डिंगली सो दैट जो गेमीट्स होते हैं, गेमीट्स के पास आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहे। ठीक है, सो द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आफ्टर सेल डिवीजन आर ऑलवेज जेनेटिकली आइडेंटिकल और क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट्स। एक ही सेल का तुम्हारा क्लोन कर करके वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर उनका जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, दैट डज नॉट रिक्वायर टू मच पूरा क्रिटिकल थिंकिंग, ब्रेन, इन सब चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो नेचुरली रहते हैं। बैक्टीरिया को थोड़ी पता है कि वो आदित्य के बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, वो तो एंटर किया, उसको उसका नेचर मिल गया और उसने क्या कर दिया, आदित्य के लंग्स को अफेक्ट कर दिया, इसके कारण आदित्य को कोविड हो गया। ठीक है, सो सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, दैट इज ऑपोजिट सेक्सेस आर नॉट इन्वॉल्व, इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। तो ये सारे के सारे क्या है, आर्यव श्रेयस क्लास में बैठ के सो मत, पानी मुंह में डाल दूंगा मैं। ठीक है, नाउ रैपिड तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, मैं सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, मैं गीला कर दूंगा तुम्हें। हाँ, सो मत। ठीक है, ढंग से बैठो, पहले तो ढंग से बैठो, घर पे नहीं बैठे हो तुम, ढंग से बैठो। सो क्या हो रहा होता है तुम्हारा, सबसे पहले रैपिड डिवीजन होता है, रैपिड डिवीजन बिल्कुल कम टाइम लगता है तुम्हारा। हाँ, माइटोसिस के थ्रू तुम्हारा ये डिवीजन होता है।
और तुम्हारा जो इंडिविजुअल है वो हमेशा क्या होता है, इट इज अ क्लोन ऑफ द पेरेंट सेल। ठीक है, एक ही सेक्स का जरूरत पड़ता है तुम्हें, दैट इज आइदर मेल और फीमेल, दोनों की जरूरत नहीं पड़ती। इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, गेमीट्स के प्रोडक्शन भी नहीं होते तुम्हारे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका सीधा उल्टा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं, अ मेल एंड अ फीमेल। It is a typical reproduction in which a new offspring is produced by the fusion of the gamete cells. ठीक है, दैट इज अ मेल और एक फीमेल का जो गैमीट होता है वो तुम्हारा जब फ्यूज करता है तभी तुम्हारा क्या बनता है, नया ऑफस्प्रिंग निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल मैमल्स, जितने भी तुम्हारे एनिमल्स होते हैं, ऑल ऑफ देम रिप्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक मेल और एक फीमेल होना जरूरी होता है। ठीक है, नाउ इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे तुम्हारा जो रिप्रोडक्शन हो रहा है इट इज नॉट सिंपल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह सिंपल नहीं होता है। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जहां पे दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मिलके एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक बन रहे हैं। आरव लैपटॉप को पीछे रखो, कीप द लैपटॉप इन द बैक। ठीक है, लैपटॉप को पीछे रखो और हाथ फोल्ड करके देखो यहाँ पे। हाँ, ठीक है। इफ आई हियर क्लिकिंग नॉइसेस, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं क्या करूंगा मेरे को भी पता है। हाँ, हाँ, okay. Now, this method is common in multicellular organisms, examples humans, dogs, cats, fishes, frogs, etc. The characteristics of sexual reproduction are क्या? Slower होता है, new individual is always क्या? एक clone होता है क्या? क्लोन कभी नहीं होता। तुम कभी भी अपने पापा और मम्मी की तरह एग्जैक्ट कॉपी हो क्या? नहीं, यू आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, ट्विंस तुम्हारे अलग प्रोसेस के थ्रू निकल के आते हैं। ठीक है, जो ट्विंस होते हैं तुम्हारा दे फॉलो अ डिफरेंट लॉजिक, मगर वो भी उनके पेरेंट्स की तरह सेम थोड़ी दिखेंगे, है ना? हाँ, हाँ, अगर तुम्हारे शक्ल को देखा जाए तो यू हैव सम ट्रेट्स फ्रॉम योर फादर एंड सम ट्रेट्स फ्रॉम योर मदर। मदर साइड से भी ट्रेट्स होते हैं, फादर साइड से भी तुम्हारे ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, सो हमेशा जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है व्हेन वी हैव व्हाट, हाँ, व्हेन वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया? नाउ हमारे पास अलग अलग मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सबसे पहला होता है तुम्हारा फ्यूजन। फ्यूजन को भी हम लोगों ने क्या कर रखा है, दो भागों में बांट के रखा हुआ है। वन कॉल्ड द बाइनरी फिशन, जहां पे एक सेल तुम्हारे दो सेल में बट जाता है। दूसरा होता है मल्टीपल फिशन। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, फ्यूजन नहीं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। दूसरा है तुम्हारा फ्रैगमेंटेशन। तीसरा है तुम्हारा रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर और स्पोर फॉर्मेशन। ये सारे अलग अलग तरह के तुम्हारे रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट फ्यूजन इज। फ्यूजन के अंदर, सॉरी, फिजन के अंदर क्या होता है? फिजन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फिजन? सेपरेशन। ठीक है, फिजन का मतलब होता है सेपरेट हो जाना। It is a process of reproduction by which a unicellular organism splits, दो भागों में, into two or more separate daughter cells। एक ही तुम्हारा जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल्स में जब बदल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फिजन। दो या दो से अधिक सेल्स में अगर तुम्हारा स्प्लिट हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं फिजन। नाउ it is the most common and simplest method of asexual reproduction in unicellular organisms। ठीक है, each daughter cell grows into two organisms that would lead to the development of new organisms। तो तुम्हारे दो डॉटर सेल्स क्या करेंगे, ये खुद डिवाइड हो जाएंगे। हर एक डॉटर सेल दो अलग अलग डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा, एक मदर सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी, ये दो डॉटर सेल्स चार अलग अलग डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गए। ये चार तुम्हारे कितने में डिवाइड होंगे? 8 में डिवाइड होंगे। 8 तुम्हारे कितने में डिवाइड होंगे? 16। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, हर एक जनरेशन के अंदर तुम्हें कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है? क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है बाइनरी फिजन के अंदर? हाँ, 8 का टेबल नहीं है, 2 टू द पावर n। फर्स्ट जनरेशन में तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, 2 टू द पावर 1 इज 2। सेकेंड जनरेशन में 2 टू द पावर 2, चार डॉटर सेल्स बन रहे हैं। थर्ड जनरेशन में 2 टू द पावर ऑफ 3, दैट इज 8 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। और फोर्थ जनरेशन में 2 टू द पावर 4, दैट इज 16 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, सो हर एक जनरेशन में तुम्हारा 2 की पावर
2 की पावर वैल्यू निकल के आ रही है। समझ में आ रहा है? हाँ, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी। सो यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट सेल है। ये पेरेंट सेल क्या कर रहा है, तुम्हारे दो अलग अलग डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो रहा है। श्रेय सो मच। ये तुम्हारा क्या कर रहा है, ये तुम्हारे चार अलग अलग डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो रहा है। और ये चार क्या कर रहे हैं, आठ अलग अलग में स्प्लिट हो रहे हैं। सो एवरी सिंगल जनरेशन तुम्हारा क्या हो रहा है, योर नंबर इज गेटिंग इंक्रीज्ड बाय 2 की पावर n, वेयर n इज व्हाट, n इज द जनरेशन, कौन सा जनरेशन है, ठीक है, n इज द नेम ऑफ द जनरेशन, ठीक है, जनरेशन का तुम्हारा वैल्यू होता है, ठीक है। नाउ सबसे पहला है तुम्हारा बाइनरी फिशन। नाउ इट इज अ टाइप ऑफ फिशन where the parent organism divides into two identical, दो आइडेंटिकल सेल्स में जब तुम्हारा डिवाइड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं, ठीक है। नाउ एट फर्स्ट न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड्स इनटू टू, इट इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो गया, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, फिर उसके बाद तुम्हारे सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स जितने भी है वो सारे के सारे डिवाइड हो गए, फिर उसके बाद तुम्हारे दो अलग अलग डिविजन्स निकल के आ जाते हैं, ठीक है। दैट्स हाउ अ सेल डिवाइड्स, अंडरस्टूड? सो तुम्हारा क्या हो रहा है, पूरा का पूरा एक सेल दो अलग अलग भागों में स्प्लिट होते जा रहा है। सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स शो मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल लीशमेनिया, लीशमेनिया causative agent of Kala Azar, which has a whip-like shape at one end of the cell. In such organisms, binary fission occurs in different orientations in relation to their cell structure. नीचे से तुम्हारा एक कटे हुए इसकी तरह क्या हो रहा है, ऊपर कटते जा रहा है। देखो काला आजार के अंदर यू आर लिटरली गेटिंग कट फ्रॉम द मिडल, धीरे 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 करके तुम्हारा स्प्लिट होते जा रहा है। पहले डायग्राम में के अंदर क्या हो रहा है, पहले डायग्राम के अंदर तुम्हारा धीरे स्प्लिट होना शुरू हो रहा है, न्यूक्लियस तुम्हारा स्प्लिट हो रहा है, थर्ड होते होते तुम्हारा न्यूक्लियस ऑलमोस्ट स्प्लिट हो चुका है, चौथे में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस तुम्हारे दो अलग अलग बन चुके हैं, फिर उसके बाद तुम्हारी बॉडी बीच से स्प्लिट होते हुए दो अलग अलग सेपरेट एंटिटीज बना रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट लीशमेनिया। समझ में आ गया? सो अमीबा की तरह भी तुम्हारा क्या हो सकता है, यू कुड हैव सेल्युलर रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, जहां पे तुम्हारा एक सेल दो अलग अलग डॉटर सेल्स में कोई भी ओरिएंटेशन में स्प्लिट हो जाएगा, या फिर तुम्हारा लीशमेनिया जैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जहां पे एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन से ही क्या होगा, यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट ईच अदर। समझ में आ गया? हाँ, ये दोनों के दोनों तुम्हारे कॉजेस हो सकते हैं। अगला, नाउ मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ फिजन वेयर द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इट इनटू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, मेनी डिफरेंट आइडेंटिकल डॉटर सेल्स एक ही बारी में, ठीक है। मल्टीपल फिजन कैन बी सीन इन ऑर्गेनिज्म सच एज प्लास्मोडियम, ठीक है, मलेरिया जो पैरासाइट होता है, तो ये तुम्हारे बोर्ड्स के अंदर आया था, ये वाला क्वेश्चन एक सेट में आया था, जहां पे विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूसेस थ्रू मल्टीपल फिशन, जस्ट एमसीक्यू था तुम्हारा, ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अमीबा क्लिक करके आ जाएंगे, या फिर लीशमेनिया क्लिक करके आ जाएंगे, या फिर तुम्हारा यहाँ पे द थर्ड वन इज क्या, तुम्हारा ये वाला व्हाट इज प्लास्मोडियम। समझ में आ गया? सो द प्लास्मोडियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, प्लास्मोडियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल फिशन। समझ में आ गया? ठीक है, ये बात समझ क्लियर हो गई? सो अगर तुम्हारा एक बाइनरी फिजन होना है विदाउट फिक्स्ड ओरिएंटेशन, व्हाट डू यू से, अमीबा। बाइनरी फिजन यूजिंग अ फिक्स्ड ओरिएंटेशन, दैट मींस एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ही तुम्हारा वो ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करेगा, उसका एग्जांपल क्या है, लीशमेनिया। और मल्टीपल फिजन का एग्जांपल क्या होता है तुम्हारा, हाँ, मल्टीपल फिजन का एग्जांपल क्या था, द मलेरियल पैरासाइट, उसका नाम क्या है, प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम इज द मलेरियल पैरासाइट, याद रखना इस चीज को, ठीक है, अंडरस्टूड? ये बात समझ में आ गई? हम्म,
ये एग्जाम्पल्स याद करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, हाँ बोलो। हाँ, लीशमेनिया की बात कर रहे हो ना तुम? हाँ, वो जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो तुम्हारा दिखता है लीशमेनिया के अंदर, उसे बोलते हैं एक फ्लैजुलम। वो तुम्हारा स्पिन करता है सो दैट द लीशमेनिया कुड मूव। ठीक है, पानी में, हवा में मूव करने के लिए वो तुम्हारा धीरे धीरे एक मोबिलिटी के लिए काम करता है। समझ में आ गया? इट्स अ फ्लैजुलम। इट अलाउज द सेल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ, फ्रैगमेंटेशन के अंदर क्या होता है? If in this, the body of an organism simply breaks into smaller pieces or fragments on maturation. ठीक है? Each fragment subsequently grows to form a completely new organism. ठीक है? For example, हमारा ये वाला डायग्राम देखते हैं यहाँ पे। So, क्या हो रहा है? लेट अस इमेजिन कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ऐसा एक क्या है, वी हैव अ स्पोर। ऐसा एक स्पोर है और यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों ने इसको बीच से काट दिया, ऐसे 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 करके काट दिया। ठीक है, काटने पर क्या हो रहा है, तुम्हारा ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पीस जो है तुम्हारा क्या कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग इट्स ओन, ऐसे ऐसे करके खुद के अपने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बना रहा है। ठीक है, दैट इज लिटरली तुम्हारा ब्रेक हो रहा है, बॉडी ब्रेक हो रही है, और जहां जहां पे तुम्हारा ब्रेक हो रहा होता है, वहां वहां से तुम्हारा एक नया ऑर्गेनिज्म बनने लगता है। It occurs in multicellular organisms with a relatively simple body organization called like the filamental algae. Okay, filamentous algae Spirogyra. Spirogyra के अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। Spirogyra क्या होता है तुम्हारा? तो तुम्हारा जो तुम्हारा जो लेक होता है, लेक के ऊपर एक हरे हरे रंग की चीज जो होती है ना तुम्हारी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एल्गी। एल्गी बोलते हैं। नाउ, एल्गी तुम्हारा रिप्रोड्यूस कैसे करता है? एल्गी तुम्हारा लिटरली स्पोर सॉरी फ्रैगमेंटेशन के थ्रू तुम्हारा रिप्रोड्यूस करता है। उसके थ्रू अगर कोई तुम्हारा चल जाता है, या फिर पानी के बहाव से क्या हो जाता है, कभी कभी वो एल्गी तुम्हारा धीरे 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 करके टूटने लग जाता है, और जितने ज्यादा पीसेस में वो टूटेगा, उतना ज्यादा ही क्या बनाएगा वो, इट विल क्रिएट दैट मच अमाउंट ऑफ एल्गी। नए नए एल्गी तुम्हारे बनने लग जाएंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन। एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को खुद तोड़ दे रहा है, तोड़ के क्या कर रहा है, नए ऑर्गेनिजम्स बना रहा है। जितने पीसेस पे तुम्हारा टूटा, उतने ज्यादा नए ऑर्गेनिजम्स तुम्हारे बन के निकल रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट फ्रैगमेंटेशन। रीजनरेशन के अंदर क्या होता है? मेनी फुल्ली differentiated organisms have the ability to raise into new individual organisms from their body parts. For example, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास एक हाइड्रा जैसा एक चीज है, यहाँ पे देखो। ये एक हाइड्रा हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे इस हाइड्रा को मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम स्प्लिटिंग इट इनटू 3 पार्ट्स। 3 अलग अलग पार्ट्स में मैंने बांट दिया, जिसके कारण क्या हो गया, इस पार्ट के पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, इस पार्ट के पास सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हेड बचा हुआ है। ठीक है, यू ओनली हैव द हेड, ऐसे तुम्हारे पास बीच में क्या है तुम्हारे पास, ऐसे करके जो टॉर्सो है, और नीचे जो हो क्या हो रहा है, यू आर बीइंग लेफ्ट विथ द बेस। अब ये तीनों के तीनों क्या करेंगे? सो मत आरव, सॉरी श्रेयस, हाँ, आंखें बंद करके रख रहे हो, मैं भी करता था, मत सो प्लीज, श्रेयस सो मत। हाँ, ऐसे करके तुम्हारे पास 3 अलग अलग करके ऐसे तुम्हारे अलग अलग ये मिल जाएंगे। समझ में आ गया? सो इस यही तुम्हारा रीजनरेशन होता है। तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी, दैट इज एक ऑर्गेनिज्म को तुमने काट दिया,
3 अलग-अलग भागों में काट दिया और उसने क्या किया, अपने पूरी की पूरी बॉडी को डेवलप कर दिया, ठीक है? इट इज़ डेवलपिंग इटसेल्फ इनटू, नहीं हो सकता हमारे साथ, ठीक है? दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस, इट इज़ ओनली पॉसिबल फॉर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स। सिर्फ और सिर्फ बहुत कम ऑर्गेनिजम्स में हम लोगों को ये एक्चुअली देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल लिजर्ड का पूंछ, लिजर्ड का पूंछ जो होता है, अगर वो फ्राइटेंड हो जाता है, वो क्या करता है, अपने लिजर्ड के पूंछ को बॉडी से डिटैच कर देता है। बॉडी से डिटैच करने के कारण क्या होता है, वो तेजी से भाग पाता है। जो उसका जो प्रेडिटर होता है, उसको लगता है कि ये बंदा यहीं पे अभी भी जैसे तड़प रहा है, ठीक है? हाँ, तुम अगर बहुत ज्यादा एक लिजर्ड को तुमने डरा दिया तो क्या होगा, वो पूंछ छोड़ के भाग जाएगा, मगर इवेंचुअली क्या होगा, उसका पूंछ जो है फिर से रीजनरेट कर जाएगा। समझ में आ गया? इट विल अगेन रीजनरेट। स्टारफिश में भी होता है। स्टारफिश के जो अलग-अलग तुम्हारे जो ये होते हैं, उसको काट दो, क्या होगा? हाँ, जो स्टारफिश तुम्हारा जो ऐसा दिखता है लाइक दिस, ठीक है? इट लिटरली लुक्स लाइक दिस, ठीक है? अब यहाँ पे बीच में उसका माउथ रहता है, ठीक है? अगर तुमने इसका एक जो एरिया है, ये वाला काट दिया मान लो, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ, इट इज अ टैक्टिक, ताकि ताकि वो प्रेडिटर को लगे कि क्या बोलते हैं, पूंछ तो यहीं पे है, पूंछ तो यहीं पे है, तो वो क्या बोलते हैं, उसी पे और को अट्रैक्ट करेगा, और लिजर्ड जो है बहुत तेजी से आगे भागने की कोशिश करेगा। इट इज जस्ट एन एवोल्यूशनरी ट्रेट, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। हाँ, रीजनरेशन हो जाता है, नया पूंछ बन जाता है उसका। द लिजर्ड अटेन्स अ न्यू टेल। समझ में आ गया? नाउ स्टारफिश भी ऐसा कर सकता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पूरा का पूरा रीजनरेशन कर सकते हैं, है ना? स्पाइडरमैन में वो पूरा का पूरा जो एक आर्क होता है, जो लिजर्ड वाला जो बंदा था, है ना? लिजर्ड, उसके अंदर क्या हो रहा था, वो डॉक्टर का एक हाथ नहीं था, और वो क्या चाहता था, ही वांटेड टू क्रिएट रीजनरेशन, इसके थ्रू क्या होता, उसका पूरा का पूरा हाथ ग्रो हो जाता। तो उसने लिजर्ड का डीएनए लिया और अपने बॉडी के साथ उसने डाल के क्या किया, म्यूटेट किया, जिसके कारण उसका हाथ पूरा का पूरा क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। मगर साइड इफेक्ट क्या हो गया, वो पूरा का पूरा लिजर्ड ही बन गया, है ना? एंड्रू गारफील्ड वाला जो स्पाइडरमैन है उसमें होता है ये, ठीक है? हाँ, मूवी में हम लोग रीजनरेट नहीं कर सकते थे, वी कैन नॉट रीजनरेट एट ऑल। हाँ, हाँ, ये अनुष्का ने जो बोला वो भी सही है। लिवर को हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, जैसे हमने किसी को अगर हमारा एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लिवर जो है डोनेट कर दिया, तो हमारा जो लिवर है वापस बनने के लिए इट विल टेक सम टाइम, ठीक है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे करके तुम्हारा लिवर रीजनरेट करता है, ठीक है? नाउ दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। रीजनरेशन हर एक सेल नहीं कर सकते। They are carried out by specialized cells which proliferate and make a large number of cells. From the mass of cells, different cells undergo changes to develop various cell types and tissues to make a full organism. ठीक है? Now, जब एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है? जब एक बच्चा एक फीटस होता है, लिटरली एक फीटस क्या होता है? हाँ, एक एक ब्लॉब, एक ब्लॉब होता है बस, ठीक है? कोई आँख नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक छोटा-सा बीटिंग देखने को मिल रहा है। टिक-टिक, 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 दैट्स ऑल यू कैन सी। जब ये फीटस के फॉर्म में होता है तो क्या होता है पता है? इस बच्चे के पास बहुत ज़्यादा स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स, दे आर बेसिकली व्हाट? हाँ, वे एक तरह से यूनिवर्सल सेल होता है। स्टेम सेल्स को अगर तुम यूज़ करोगे, ठीक है? हाँ, और स्टेम सेल्स तुम्हारे क्या होते हैं, वो कोई भी तरह का ऑर्गन बना सकते हैं, कोई भी तरह का बॉडी पार्ट बना सकते हैं, ठीक है? दो द इट इट्स लाइक तुम्हारा एक तरह से जब वो बच्चा पैदा हो रहा था ना, एक सिंगल सेल से निकलता है, सबसे पहले वो क्या क्रिएट करता है? स्टेम सेल्स क्रिएट करता है। अब ये स्टेम सेल्स धीरे-धीरे करके डिवाइड होना शुरू कर जाते हैं। डिवाइड होते-होते अलग-अलग स्टेम सेल्स अलग-अलग चीज़ें बना देते हैं। थोड़े बहुत हाथ-पैर बनाने के लिए काम आएँगे, थोड़े बहुत इंटरनल ऑर्गन्स बनाने के लिए काम आएँगे, थोड़े बहुत ब्रेन बनाने के लिए काम आएँगे। हाँ? सो लिटरली क्या हो रहा है, दे आर डिफरेंशिएटिंग देमसेल्व्स इंटू मल्टीपल फंक्शंस। अलग-अलग फंक्शंस में अपने आप को डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है, तुम्हारा पूरा का पूरा बॉडी फॉर्म हो रहा होता है। ये डीएनए में होता है। ये
जब ये तुम्हारा रेप्लिकेशन हो रहा होता है इनसाइड द मदर्स वूम, ये पूरा का पूरा जो डीएनए है, इसके अंदर लिखा हुआ होता है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि पहले ये सब कुछ क्रिएट होंगे, फिर उसके बाद ये सब कुछ क्रिएट होगा, फिर उसके बाद तुम्हारा ये क्या बोलते हैं बच्चे का हार्ट बनेगा, फिर उसके बाद हार्ट बीट शुरू होगी, फिर उसके बाद बच्चे का टॉर्सो बनेगा, हेड बनेगा, पूरा का पूरा बच्चा फुल्ली फॉर्म्ड होगा। 9 महीने के अंदर ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये सारा का सारा एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शनल मैनर में हमारे डीएनए के अंदर लिखा हुआ है। एग्जैक्टली लाइक दिस। इवन ये भी लिखा रहता है, प्रोग्राम्ड होता है कि एग्जैक्टली 6 से 7 महीनों में क्या करेगा वो, हाँ, वो खड़ा हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं, अपना जो वर्टिब्रा है सीधा कर लेगा। फिर उसके बाद कोई सिखाता है क्या बच्चे को? नहीं ना, वो बच्चा खुद क्या बोलते हैं अपने आप को, अपना वर्टिब्रा सीधा करके पहली बार दुनिया को इधर देखता है। 9 महीने में क्या करता है वो? उठ के चलने लग जाता है। अगेन दीज आर ऑल प्रोग्राम्ड इन द डीएनए। हमारे डीएनए के अंदर ही प्रोग्राम होते हैं। बाकी जो चीजें हैं जैसे लैंग्वेज, ये सब कुछ तो हम लोग पैदा होने के बाद सीखते हैं। अदरवाइज थोड़े बहुत जो ट्रेट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर इनेट होता है। समझ में आ गया? हाँ, अगला। So, this process is carried out by specialized cells. जो रीजनरेशन होता है वो कोई भी मामूली सेल नहीं कर सकता। इसको करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं इन द ऑर्गेनिज्म बॉडी, विच आर बेसिकली एक स्टेम सेल्स की तरह ही होते हैं। बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होने के बाद दे गेट सेग्रीगेटेड, अलग 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 जगह में जाके सेग्रीगेट हो जाते हैं। और सेग्रीगेट होने के कारण क्या होता है, हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस हाइड्रा को देखो। इस हाइड्रा में जो पहले वाला सिर्फ और जब जो सर है, सर के नीचे पूरी की पूरी बॉडी बनानी होती है ना तुम लोगों को। सर के नीचे जो पूरी की पूरी बॉडी बनानी है उसके लिए क्या होगा, अलग 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 तरह का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है। एंड फाइनली जब तुम्हारा सारा का सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, यू विल गेट अ न्यू हाइड्रा। ठीक है, कितने भागों में काटा तुमने उतना ज्यादा हाइड्रा, सॉरी ये जो हाइड्रा है ना, हाइड्रा ही है ना ये, सॉरी प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज reproduction. Most organisms do not normally depend on being cut for the reproduction to happen. ये तो उनके साथ हो जाता है नेचर के अंदर। थोड़े बहुत क्या होता है, कटिंग प्रोसेस हो जाता है जिसके कारण क्या होता है, वो दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जाते हैं। मगर यूजुअली अगर देखा जाए, इट इज नॉट देयर प्रिफर्ड मेथड, इट इज नॉट देयर प्रिफर्ड मेथड फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो व्हाट इज रीजनरेशन? रीजनरेशन इज अ प्रोसेस इन विच व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज कट, each cut portion, each portion gets reproduced into a new organism. ठीक है, जितने पोर्शंस में कटा वो उतना ज्यादा तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, बडिंग। बडिंग तो हम लोगों ने पहले भी देख रखा है। It is in this type of asexual reproduction, daughter organism is formed from a small projection in the body of the parent. उसको small projection को क्या बोलते हैं, we call it a bud. एक छोटा सा बड तुम्हारा फॉर्म होता है। It develops as an outgrowth, बॉडी से बाहर तुम्हारा ग्रो करता है। ठीक है, आउटग्रोथ ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिविजन, धीरे 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 करके तुम्हारा सेल डिविजन होता जा रहा है और वो जो बर्ड है तुम्हारा ग्रो होता जा रहा है। ठीक है, सेल डिविजन ऑफ द पेरेंट व्हेन फुल्ली ग्रोन, वो हाइड्रा क्या कर लेता है, अपने आप को पेरेंट की बॉडी से डिटैच कर लेता है। पेरेंट की बॉडी से डिटैच करने के कारण क्या होता है, हाँ, पेरेंट की बॉडी से वो डिटैच कर गया और उसने अपने आप को एक इंडिविजुअल हाइड्रा बना दिया। सो एक ही हाइड्रा क्या किए, दो अलग अलग हाइड्रास में डेवलप हो गए। इसे को हम लोग बोलते हैं बडिंग। ठीक है, एक हाइड्रा दो हाइड्रा में जब स्प्लिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट बडिंग। फिर तुम्हारा है चैप्टर ये फिफ्थ वन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब क्या, रूट्स हो सकते हैं, स्टेम्स हो सकते हैं, लीव्स हो सकते हैं, फ्लावर्स, पूरा का पूरा जो तुम्हारा यहाँ पे फ्लावर्स हो गया, स्टेम के साथ रहने वाला फ्लावर हो गया। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग प्लांट के
एक एग्जिस्टिंग प्लांट के रूट, स्टेम्स और लीव्स को तुम क्या कर रहे हो, हाँ, इस्तेमाल कर रहे हो इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट। ठीक है। नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी अचीव्ड आइदर बाय टू वेज। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Under favorable conditions, various structures like roots, stems and leaves develop into new plants। ये जो roots, stem और leaves होते हैं तुम्हारे नए plants में develop हो जाते हैं। So vegetative propagation जो है तुम्हारा दो तरह का हो सकता है। You can have natural vegetative propagation या फिर artificial vegetative propagation हो सकता है तुम्हारे पास। ठीक है। Now this में जो natural vegetative propagation है वो nature खुद कर देता है। हाँ बोलो। वेजिटेटिव प्रोपगेशन तुम्हारा होता है जब तुम्हारे एक एग्जिस्टिंग प्लांट के बॉडी के पार्ट से तुम क्या कर रहे हो, तुम नए प्लांट्स को बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने बचपन में भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे ब्रायोफिल्म हो गया, पोटैटो के आइस हो गए। पोटैटो क्या करता है, उसके खुद की बॉडी से क्या बनाता है, नए नए पोटैटो के छोटे 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 नॉड्यूल्स बनाता है। आईज जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग अगर काट के लगा देंगे तो क्या होगा, नए पोटैटोस निकल के आ जाते हैं तुम्हारे पास। ठीक है। सो यहाँ पे इफ यू वांट आई कैन शो यू द एक इमेज दिखा देता हूँ तुम लोगों को, देखो। सो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे देखो इमेजेस। सो यहाँ पे देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर यहाँ पे तुम्हारे पास जो एग्जिस्टिंग पोटैटो का प्लांट है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोटैटो के प्लांट से तुम्हारा एक प्रॉपर नया एक प्लांट बाहर निकल के आ रहा है। जैसे तुम्हारा जो रोज हो गया, रोज के स्टेम को काट के तुम उसको हाँ, पानी में डाल के क्या कर सकते हो, तुम एक नया रोज बना सकते हो। ये है तुम्हारा ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म के अंदर क्या होता है, तुम्हारा तुम्हारा जो पूरा का पूरा जो लीफ है उसके अंदर से नए नए पौधे निकल के आते हैं। जब तुम्हारा ये लीफ नीचे गिर जाता है तो क्या होता है, ये नए नए पौधे ग्राउंड की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग, ये तुम्हारा देखो, लुक एट दिस, यहाँ पे तुम्हें लिटरली देखने को मिल रहा है कि नए नए रूट्स, नए नए तुम्हारा स्टेम बाहर निकल के आ रहा है फ्रॉम द प्लांट इटसेल्फ। प्लांट के अंदर से ही तुम्हारा बाहर निकल के आ रहा है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये देखो, ये है ब्रायोफिल्म, दिस इज द ब्रायोफिल्म। धीरे धीरे करके नए पौधे निकल के आ रहे हैं तुम्हारे फ्रॉम द इनसाइड। समझ में आ गया। सो दिस इज तुम्हारा ब्रायोफिल्म। चलो, अगर अगर ये हो गया, समझ में आ गया, तो लेट्स गो बैक, आगे जाते हैं। ठीक है। सो नाउ दिस मेथड इज commonly practiced in horticulture for the purpose of rapid multiplication. This method is used for many plants like sugarcane, rose, grapes, etc. by farmers. Organs of some plants are used for vegetative propagation. For example, buds, जो तुम्हारे जो पोटैटोस होते हैं, पोटैटोस के छोटे छोटे जो बड्स निकल के आते हैं, मैंने भी दिखाया ना, पोटैटो से बाहर निकल के आ रहा है, उसको क्या किया जाता है, धीरे से काटा जाता है, सॉइल में उसे प्लांट कर दिया जाता है और एक नया प्लांट निकल के आ जाता है तुम्हारे पास। ठीक है। लीव्स ऑफ ब्रायोफिल्म, जो तुम्हारा जो एक लीफ था उसके अंदर से बहुत सारे तुम्हारे प्लांट्स निकल के आ रहे थे, है ना, वो सारे के सारे अगर तुम थोड़ा सा निकाल के अगर तुम प्लांट कर दो तो एक नया ब्रायोफिल्म का लीफ तुम्हारा प्लांट निकल के आएगा। ठीक है। यही तुम्हारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर, इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर भी तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल के आता है वो है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इतना खास क्यों होता है, व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है। द प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर। ठीक है। सोच के देखो, अगर तुमने एक जेनेटिक गोल्ड माइन मिल गया, तो दैट इज एक ऐसा पौधा जो जल्दी से जल्दी ग्रो होता है, जल्दी से जल्दी फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है, तो तुम क्या करने की कोशिश करोगे, उसी पौधे को ज्यादा से ज्यादा उगाने की कोशिश करोगे, है ना। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमें क्या देता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन अलाउज अस द एबिलिटी टू क्रिएट द सेम प्लांट, उसी प्लांट का क्लोन बनाने में मदद करता है। ठीक है। वो बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होता है, जेनेटिकली तुम बोल सकते हो वो एक क्लोन के बराबर होता है टू द मेन प्लांट।
नाउ हेंस मेंटेन्स जेनेटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, तुम्हारा जो जेनेटिक स्टेबिलिटी है वो हमारा मेंटेन हो पाता है। प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बेयर फ्रूट्स एंड तुम्हारे फ्लावर्स अर्लियर देन प्रोड्यूस्ड बाय सीड। प्लांट्स तुम्हारे जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू तुम्हारे ग्रो करते हैं वो जल्दी से जल्दी फ्रूट्स और सीड्स बना देते हैं, फ्रूट्स और तुम्हारे ये फ्लावर्स बनाते हैं। ठीक है, हाँ, जब एक पौधा जब सीड से बाहर निकल के आ रहा होता है तो उसे बहुत ज्यादा हद से ज्यादा टाइम लगता है उसको सीड को सबसे पहले उस शेल को तोड़ के बाहर निकल के धीरे 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 अपना पहला लीफ बना दिया। पहला लीफ बनाने के बाद वो धीरे धीरे अपने आप को ग्रो कर रहा है, रूट्स को ग्रो कर रहा है, स्टेम को चौड़ा करते जा रहा है। ये सब कुछ होने के बाद ही क्या होगा, तुम्हारा एक फ्लावर प्रोड्यूस होगा। मगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर क्या होता है, तुम्हारे पास एक रेडीमेड प्लांट है, रेडीमेड प्लांट है, उसको क्या कर रहे हो, बस सॉइल में डाल रहे हो और वो अपने आप क्या बोलते हैं ग्रो हो जा रहा है। तो तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम के लिए वेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही फॉर द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। समझ में आ गया? अगला, इट ऑल्सो मेक्स द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनानास, ऑरेंजेस, रोज एंड जैस्मिन पॉसिबल विच हैव लेस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। ठीक है, सो बनाना, ऑरेंजेस, इन सबके पास बहुत कम कैपेसिटी होती है सीड्स प्रोड्यूस करने की। सीड्स ही तो चाहिए होते हैं फॉर द प्रोपगेशन ऑफ अ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। सो क्या हो रहा है, तुम्हारे सीड्स कम हो जा रहे हैं। सीड्स कम होने के कारण क्या हो रहा है, हमारा ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज बिकमिंग अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव फॉर दीज टाइप ऑफ प्लांट्स टू ग्रो। सो हम लोग बनाना प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बनाना के स्टेम को काट के हम लोग उसको ये क्या बोलते हैं, उससे एक नया बनाना प्लांट बना सकते हैं। नहीं, नॉट एग्जैक्टली, सर्टेन प्लांट सर्टेन वेजिटेबल्स में होता है तुम्हारा। ऑरेंजेस ग्रो कर सकते हैं, रोज, रोज मैंने बहुत बार देखा है, रोज को यूजुअली लोग काटते हैं और उसे छोटे से एक वास में डालते हैं जहां पे उस थोड़ा सा पानी दिया जाता है। वो रोज क्या करता है, धीरे 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 रूट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। उसी पानी के अंदर वो रूट्स प्रोड्यूस करना शुरू करता है। जब उसके बहुत ज्यादा रूट्स हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, धीरे से उसे एक मटके में, एक पॉट के अंदर या फिर मड के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, तुम्हारा जो एक नया रोज का जो प्लांट है वो बनता है। ठीक है, नाउ ये समझ में आ गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम लोग क्या करते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर नेचुरली तुम्हारा हो रहा है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा है, ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन, दैट मींस अगर ह्यूमंस इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फायदा उठा के अलग अलग प्लांट्स को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं तेजी से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। समझ में आ गया? नाउ अगला है तुम्हारा टिश्यू कल्चर। व्हाट इज टिश्यू कल्चर? Now, in plant tissue culture, new plants are grown by using the living tissues. In this method, small pieces are cut from the growing tips of plants. जो तुम्हारा जो टिप ऑफ अ प्लांट होता है, ठीक है, उसके अंदर तुम्हारे बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। पिछले साल तुम लोगों ने क्या पढ़ा था, What are present in the tips of plants? अनुष्का, हाँ, हमारे प्लांट्स के टिप में कौन से तरह के टिश्यूज होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ टिश्यूज भी बोलते हैं, टेम्परेरी टिश्यूज भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तुम्हारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। पिछले साल बायो के चैप्टर में, टिश्यूज वाले जो चैप्टर में तुम लोगों ने ये चीज सीखी है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम क्या होता है, रैपिड ग्रोथ एंड डिविजन में एग्जैक्टली कंटिन्यूसली अपने आप को डिवाइड करते रहना, ताकि क्या हो, व्हाट विल हैपन, तुम्हारा प्लांट ग्रो कर सके। ठीक है, सो इन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम लोग काट रहे हैं, इन्हीं ग्रोथ टिश्यूज को हम लोग टिश्यू कल्चर में क्या कर रहे हैं, वी आर रिमूविंग इट। इन प्लांट कल्चर, इन प्लांट टिश्यू कल्चर, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम लिविंग टिश्यूज। इन दिस मेथड, स्मॉल पीसेस आर कट फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स ऑफ प्लांट्स. These are then transferred to an artificial nutrient medium where they divide rapidly to form callus.
ठीक है, ये एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में हम लोग इन ग्रोथ सेल्स जो होते हैं तुम्हारे, ठीक है, जो तुम्हारे बिल्कुल प्लांट्स की टिप में होते हैं, प्लांट्स की जो स्टेम की टिप में होते हैं, उनको धीरे से निकाल के हम लोग एक ग्रोथ मीडियम में डाल देते हैं। और इस ग्रोथ मीडियम के अंदर क्या होता है, हर तरह का न्यूट्रिशन मौजूद होता है। एक सूप की तरह होता है जिसके अंदर हर तरह का न्यूट्रिशन तुम्हारा मौजूद होता है। और ये जो ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं, ठीक है, ये ग्रोथ टिश्यूज जो होते हैं इस मीडियम के अंदर बिल्कुल थ्राइव करते हैं, दे थ्राइव देमसेल्फ, ठीक है, और ये सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स इन सबको एब्सॉर्ब करके दे स्टार्ट डिवाइडिंग वेरी वेरी फास्ट. This callus is then transformed to a freshly medium containing hormones for growth and differentiation. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या डालते हैं, दे आर ट्रांसफर्ड टू एन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म स्मॉल, क्या बोलते हैं तुम्हारे सेल्स कॉल्ड कैलस. तो सबसे पहले क्या होता है, तुम्हारे न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रखा जाता है, न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रख के क्या करते हैं वो लोग, हाँ, दे प्रोड्यूस कैलस, न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रख के फिर उसके बाद उन्हें अलग अलग हार्मोनल मीडियम्स के अंदर रखा जाता है सो दैट अलग अलग तरह की चीजों को ग्रो कर सके. ठीक है, दिस कैलस इज देन ट्रांसफॉर्म्ड टू फ्रेश मीडियम कंटेनिंग हॉर्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. अलग अलग तरह की ग्रोथ, अलग अलग तरह की डिफरेंशिएशन के लिए तुम्हारा डाला जाता है. ठीक है, वेयर इट सब्सिक्वेंटली डेवलप्स इनटू अ प्लांटलेट. प्लांट नहीं बना है, एक छोटा सा प्लांटलेट बना है, अ माइक्रोस्कोपिक प्लांट बना है. आफ्टर दिस these plantlets are placed in the soil to grow into mature plants. Various advantages of tissue culture are: it is possible to produce a large number of plants from a single parent in a disease free environment. एक ही पेरेंट से बिना किसी डिजीज वाले एनवायरनमेंट पे रखे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं. इन्हें डिजीज फ्री एनवायरनमेंट क्यों बोला जाता है पता है, हाँ, अगर तुम्हारा जो प्लांट है, इफ योर प्लांट जो पेरेंट है अगर एक स्पेसिफिक डिजीज से क्या बोलते हैं इम्यून नहीं है, दैट इज अगर उसे वो डिजीज मिल गई तो वो मर सकता है, तो जितने भी तुम्हारे प्लांट्स है ना वो सभी के सभी एक ही साथ मर सकते हैं. ठीक है, हाँ, दे कैन ऑल डाई इन द सेम इंस्टेंट. इट्स लाइक अ जेनेटिक क्लोन. तुम्हारा वो सभी के सभी जो सेल्स है दे आर द एग्जैक्ट जेनेटिक, उन सबके पास क्या होता है, इट दे हैव द एग्जैक्ट जेनेटिक मेकअप. अगर एक को क्या बोलते हैं एक डिजीज से प्रॉब्लम है, हर किसी को उस डिजीज से प्रॉब्लम होगा. हाँ, तो डिजीज दूसरे को भी तो स्प्रेड होगा. अ वायरस गोज थ्रू अ प्लांट्स जस्ट लाइक ह्यूमंस. ठीक है, हाँ, तुम जब पैदा हुए, पैदा होने के बाद कभी कोई डिजीज आया ही नहीं क्या तुम्हारे पास, आया ना, बहुत सारे डिजीजेस आए हैं तुम्हारे पास. उसी तरह से क्या होता है, प्लांट्स में भी यही प्रॉब्लम होता है. नाउ आफ्टर दिस these plants are placed in the soil to grow into mature plants. now various advantages, क्या क्या advantages है इस प्रोसेस के. its advantages are: a large number of plants from a single parent is possible in a disease free environment. पॉसिबिलिटी फॉर रैपिड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स. ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं, बहुत सारे घरों में हम लोग देखते हैं कि थोड़े बहुत जो प्लांट्स होते हैं जैसे बॉन्साई हो गया, ठीक है, थोड़े बहुत छोटे छोटे श्रब्स हो गए जो डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए प्लांट्स को रखा जाता है ना, घरों के अंदर घरों के बाहर डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए जो प्लांट्स को रखा जाता है उन्हीं को हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोलते हैं. सो ये एक तुम्हारा जो टिश्यू कल्चर है, ये टार्क मार करके रख लो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तुम्हारा. टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होता है, टिश्यू के कल्चर के अंदर तुम क्या करते हो, थोड़े बहुत ग्रोथ सेल्स लेते हो, ग्रोथ सेल्स को पहले तुम एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हो जहां पे वो क्या बनाता है अपने आप को, ग्रोथ मीडियम में रखने से सबसे पहले क्या बनता है तुम्हारा, कैलस. कैलस को अलग अलग हार्मोनल मीडियम्स में रखा जाता है सो दैट द सेल वुड डिफरेंशिएट इटसेल्फ इनटू डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है, और फाइनली तुम्हारे हार्मोनल मीडियम के बाद हमें क्या मिलता है, एक प्लांटलेट मिलता है. अब उस प्लांटलेट को हम लोग क्या करते हैं, सॉइल में डाल देते हैं. सॉइल में डालने के बाद क्या होता है, वो एक फुल ग्रोन प्लांट में बदल जाता है. इट ग्रोस इनटू अ फुल्ली ग्रोन प्लांट.
ये भी हम लोगों ने क्या किया है, बिना सीड का इस्तेमाल किए, बिना सीड का इस्तेमाल किए हम लोगों ने पूरे के पूरे प्लांट को ग्रो किया है। ठीक है, पूरे के पूरे प्लांट को बिना सीड के इस्तेमाल किए हम लोगों ने ग्रो किया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ये जो है टिश्यू कल्चर, याद करके रखे ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। समझ में आ गया? नाउ इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पेरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस hundreds of microscopic reproductive units called spores. ठीक है, now these spores are present in tiny blob on a stick like structure known as what? Sporangia. स्पोरांजिया, ठीक है। तो ये तुम्हारे एक स्पोरांजिया के अंदर मौजूद होता है। The spores are covered with a thick wall that protects them in unfavorable conditions. ठीक है, ये फंगस यूजुअली करता है तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारे पास क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम को देखो, लुक एट द डायग्राम। तुम्हारे पास ये वाला डायग्राम आदित्य, ये वाला, ठीक है। सो क्या हो रहा है तुम्हारे पास, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या हो रहा है, यू हैव स्पोर्स फॉर्म, सो स्पोर्स फॉर्म है। नाउ ये सारे के सारे स्पोर्स कहां पे मौजूद होते हैं, एक स्पोरांजिया नाम के एक सर्कुलर एक स्फीयर के अंदर मौजूद होते हैं। ये बहुत ज्यादा थिक होता है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम इन अनफेवरेबल कंडीशंस। जब तुम्हारे कंडीशंस फेवरेबल हो जाते हैं तो क्या होता है, तुम्हारा ये जो आउटर मोस्ट थिक लेयर है वो तुम्हारा पूरी की पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट कर देता है। When these spores come into contact with a moist surface, जैसे मॉइस्ट सरफेस, जैसे खाना हो गया, ठीक है, ब्रेड मोल्ड हो गया, ठीक है, लेदर हो गया, ये सारा का सारा एक मॉइस्ट सरफेस होता है। गीला ह्यूमिड सरफेस में अगर तुम्हारा चले जाता है तो क्या होता है, वो वहीं पे जाके अपनी नई कॉलोनी खड़ा कर देते हैं। जो फंगाई होता है एक नया कॉलोनी खड़ा कर देता है। कितनी बार हम लोगों ने देखा है, ब्रेड को जब हम लोग ओपन में रखते हैं, 3-4 दिन बाद जब हम लोग देखते हैं उसके ऊपर एक छोटा सा हरा लेयर आ जाता है। हरा लेयर आया कैसे, हरा लेयर आया बिकॉज हमारे पूरे के पूरे सराउंडिंग में क्या है, देर आर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्पोर्स। ये बिलियंस ऑफ स्पोर्स सिर्फ हवा में ऐसे उड़ते जा रहे हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है, ये स्पोर्स एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट में जाके गिर जाते हैं, जहां पे वो अपनी खुद की कॉलोनी खड़ा कर देते हैं। दे क्रिएट देयर ओन कॉलोनी, और वहां पे जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको वो लोग कंज्यूम करना शुरू करते हैं, ठीक है। So, most of the fungi, like Rhizopus, contain certain bacteria and non-flowering plants, such as ferns, reproduce by the method of spore formation. ठीक है, बैक्टीरिया, फंगाई एंड तुम्हारे नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स लाइक ferns, they reproduce by the formation of क्या, स्पोर्स, स्पोर्स के फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल इन द राइसोपस, द थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन, जो थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफे, ठीक है। ये जो थ्रेड लाइक प्रोजेक्ट पूरा का पूरा एक नेटवर्क बना रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। हाइफे डायग्राम को देखो, वी कॉल इट अ हाइफे। नाउ is kept in the open, ठीक है। now यहाँ पे thread like projection called hyphae develops on the moist bread if it is kept in the open for a few days. This is because the spores of the rhizopus present in the air settle onto the bread and germinate to form क्या, एक rhizopus colony बनाने में ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। so usually खाने को कभी भी ओपन में ह्यूमिड एनवायरनमेंट पे नहीं रखना चाहिए। क्यों ओपन ह्यूमन एनवायरनमेंट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बहुत सारे ये राइजोपस फंगाई हो सकते हैं। अगर वो तुम्हारे उस खाने के ऊपर जाके सेटल हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे, दे वुड स्प्रेड अक्रॉस द फूड, और खाने के अक्रॉस जब स्प्रेड होते हैं तो दो चीजें होती है, ठीक है। तुम्हारा खाना तो खराब हो ही रहा है, अगर तुमने उसे इंजेस्ट किया तो तुम्हारी बॉडी खुद खराब हो जाएगी, ठीक है। जो लोग क्या अगर तुमने सड़ा हुआ ब्रेड खा लिया, कभी कभी जब सड़ा हुआ खाना खा लेते हैं, सड़ा हुआ अंडा कभी कभी हम लोग जब खा लेते हैं हमको पता नहीं रहता है, वी डोंट नो,
मगर वो जो सड़ चुका होता है, जब हम लोग खाते हैं तो हमारी पूरी की बॉडी बॉडी पूरा वीक हो जाती है। फूड पॉइजनिंग बोला जाता है उसे। हाँ, कभी-कभी गंदा खाना जब खा लेते हैं, गोलगप्पा खा लिया एक जगह से जहाँ पे खा पानी का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था। या फिर जो तुम्हारा जो ब्रेड पकोड़ा है, जो हवा में बहुत टाइम तक रखा हुआ है, ओपनली ब्रेड पकोड़ा रखा हुआ है और वो बंदे ने 2-3 दिन तक उस ब्रेड पकोड़े को फेंका नहीं और 2-3 दिन पुराना ब्रेड पकोड़ा तुमको खिला रहा है और उसको जैसे ही तुम खाओगे क्या होगा? तुमने लिटरली बहुत सारा फंगस, ठीक है, हाँ, बैक्टीरिया, इन सबको तुमने इंजेस्ट कर रखा हुआ है। ये पूरे के पूरे तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। हाँ, हाँ, अगर अगर तुमने ट्रीट नहीं किया, तुम लिटरली क्या बोलते हैं, लूज मोशन के थ्रू मर सकते हो। डायरिया के थ्रू कितने सारे लोग मरते थे। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम व्हेन डायरिया वाज डेथ। लिटरली लोग क्या बोलते हैं, कमोड में हग हग के मर जाते थे। लिटरली डिहाइड्रेशन के कारण मर जाते थे। आजकल तो हमारे पास टैबलेट्स आ गई। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमारा पेट दर्द करता है या फिर फूड इन्फेक्शन होता है, वी ईदर टेक नॉर्फ्लॉक्स, ठीक है, ओआरएस बहुत ज्यादा पीते हैं। फिर उसके बाद एक, अगर 2-3 दिन तक परसिस्ट करता है तो हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स भी ले लेते हैं, एंटी फंगल भी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर सब कुछ ठीक हो जाए। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन जो है, हमारा स्पोर फॉर्मेशन तक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, आई वुड रियली लाइक टू ब्रिंग सम इमेजेस, पहले ही मैं सेव्ड इमेजेस लेके आ जाऊंगा ताकि थोड़ा बहुत वीडियो में भी इंटरेस्ट बना रहे लोगों, ठीक है। बायो में क्या होता है, बायो में यूजुअली यू नीड इमेजेस एंड एक अच्छा सा एक ऑडियो रहेगा पीछे, देन आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और हम मिलेंगे अगली क्लास में, अगले पार्ट ऑफ दिस वीडियो के साथ। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चलो।